दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो याद रख लेना, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये 8000 एंगस्ट्रॉम जो है वो रेड रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, और ये 4000 जो होती है वोयलेट की होती है। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वो वोयलेट रंग की यानी बैंगनी रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है एक तरीके से प्रकाश ही है। प्रकाश को अपन विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, और प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ जो है ध्रुवण की घटना से हमें पता चलता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति भी कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में क्या, वायुमंडल में ओजोन की जो परत होती है, ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किन हानिकारक, यहाँ पे आपसे पूछा कि किन हानिकारक विकिरणों से अपनी रक्षा करती है। तो देखिए, जो हानिकारक जो विकिरण आता है वो है पराबैंगनी किरणें। कौन सी है? पराबैंगनी किरणें। तो इसका सही आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। कौन सी परत बचाती है? ओजोन परत बचाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, यानी पूरा जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होती है जिसकी ट्रिक होती है रामी लुक्सी जो ट्रिक है इसकी, ये पूरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम यानी रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट, यूवी रेज, एक्सरे और गामा रे। तो हमें इस क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में निम्न में से कौन से घटक की तरंग धैर्य न्यूनतम होती है। आप लोगों को न्यूनतम तरंग धैर्य बताना है। और ये जो मैंने रामी लुक्सी जो क्रम लिखा है, ये मैंने जो लिखा है ये जो है ये तरंग धैर्य का घटता क्रम। अगर आप इधर जाओगे तो ये तरंग धैर्य का कौन सा क्रम है? घटता क्रम है। तो सबसे कम किसकी आएगी? तो आप यहाँ पे देखेंगे गामा किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग। तो लास्ट में कौन सी आ रही है? गामा तरंग। लास्ट में कौन सी आ रही है? गामा तरंग। रामी लुक्सी लास्ट में वाई आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण। सही आंसर क्या होगा? गामा किरण। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ई वेक्टर तथा वी वेक्टर जो हैं वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के सदिश हैं, यानी ई वेक्टर और वी वेक्टर ये तो विद्युत का है और ये चुम्बकीय क्षेत्र का सदिश है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण किसके अनुदिश होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचरण होगा वो किसके अनुदिश होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए कहाँ होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ई और बी वेक्टर जो दे रखा है, तो इनका जो संचरण होगा वो ई वेक्टर व बी वेक्टर के सदिश के तल के लंबवत होगा। तो अर्थात ई वेक्टर तथा क्रॉस बी वेक्टर के सदिश के अनुदिश होगा। इसके लिए दक्षिणावर्ती पेच का नियम भी काम में लिया जाता है इनके संचरण की दिशा को बताने के लिए। तो ई वेक्टर तथा वी वेक्टर सदिशों के तल के लंबवत होगा, अर्थात ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश होगा। ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अनुदिश होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि म्यू नोट तथा ई नोट क्रमशः निर्वात की पारगम्यता तथा विद्युतशीलता हो, यानी ये तो निर्वात की पारगम्यता यानी चुंबकशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होगा, हमें वेग का सूत्र बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए और ब, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है और बी में ये दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना कि अगर आपसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग पूछे, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग पूछे, तो v बराबर जो आएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ब होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर किस समीकरण द्वारा संबंधित है। यानी आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत यानी ई और चुम्बकीय क्षेत्र यानी बी तो किस समीकरण के द्वारा। तो यहाँ पर हमें 4 समीकरण दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि जो ई यानी सी बराबर जो होता है वो होता है ई नोट बटा बी नोट। तो इस बी नोट को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो सी यहाँ आ जाएगा नीचे। तो इस ऑप्शन में हमने देखा तो
तो बी नोट बराबर ई नोट बटा सी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। आपको बताना है कि जो निर्वात नलिका जो होती है मैग्नेट्रॉन के द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम क्या होता है। तो उसके द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम होता है माइक्रो अथवा सूक्ष्म तरंगे। क्या नाम होता है? माइक्रो अथवा सूक्ष्म तरंगे। अगर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाए कि मैग्नेट्रॉन जो होता है उसके द्वारा कौन सी तरंग उत्सर्जित होती है या कौन सी तरंग निकलती है, तो उसका सही आंसर होगा माइक्रो तथा सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, इसके बाद में इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, परमाणु एवं अणुओं के कंपन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखिए। यानी परमाणु और अणु जो कंपन करते हैं तो उनके द्वारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अवरक्त तरंग। क्या नाम है? अवरक्त तरंग। कंपन के द्वारा जो उत्पन्न होती है उस तरंग का नाम होता है अवरक्त तरंग। याद हो जाएगा आप लोगों को, परमाणु और अणुओं के कंपन के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम होता है अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है रिमोट नियंत्रक, यानी जो रिमोट होता है, रिमोट नियंत्रक में कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। यानी आप जब रिमोट यूज करते हो तो उसमें से जो तरंग निकलती है, जैसे कि चैनल आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो तरंग हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती कौन सी तरंग है? तो वो तरंग होती है अवरक्त तरंग। कौन सी होती है? अवरक्त तरंग। तो जो भी टीवी वीडियो रिकॉर्डर आदि के जो रिमोट होते हैं उन सभी में अवरक्त तरंगे पाई जाती है। ध्यान रखना, कौन सी तरंग पाई जाती है? अवरक्त तरंगे निकलती है, अवरक्त तरंगे होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधक एवं कैंसर के उपचार में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रकार लिखिए। यानी जो जल को शुद्धिकरण में और कैंसर के उपचार में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें काम आती है वो कौन सी है। तो देखो, जल की शुद्धिकरण में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है और कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, इसके आने के चांसेस है। जल की शुद्धिकरण में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है और कैंसर के उपचार में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कौन कौन से भाग की भेदन शक्ति अधिक होती है। आपको ये बताना है कि भेदन शक्ति अधिक किसकी होती है। तो सबसे अधिक भेदन शक्ति, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसकी भेदन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है तो उसकी आवृत्ति जो होती है, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से गामा किरण जो होती है इसका अपन उपचार कैंसर के उपचार में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो भेदन शक्ति सबसे अधिक जो होती है वो गामा किरण की होती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम तो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, निम्न प्रत्येक का एक उपयोग लिखिए। तो हमें गामा की तरंग का उपयोग लिखना है। तो देखिए, गामा तरंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गामा तरंग का उपयोग आप कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उसको नष्ट करने में, या फिर आप कह सकते हो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो गामा तरंग का उपयोग हमें पता लग गया। इसके बाद में हमें अवरक्त तरंग का उपयोग बताना है। अवरक्त तरंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर तथा सोलर नल, यानी पानी को गर्म करने में। यानी इंफ्रारेड जो वेव होती है उसका उपयोग अपन पानी को गर्म करने में कर सकते हैं, इसके बाद में है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम अथवा अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का नाम लिखिए। मैंने आपको ट्रिक बताई दी आप लोगों को कि रामी लुक्सी जो ट्रिक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रामी लुक्सी, ये जो तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है, यानी सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंग की होगी, सबसे कम होगी गामा की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा किरण की और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है रेडियो तरंग की है। तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरीके से सही हो जाएगा। इसके बाद में है कि प्रश्न नंबर 15, जेड अक्ष के अनुदिश, एक मिनट, जेड अक्ष के अनुदिश संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाते हुए एक व्यवस्थित आरेख बनाइए। यानी अपने को एक आरेख बनाना है जिसमें अपने को विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होने चाहिए। तो दोनों होंगे उसको बताना है। तो देखिए, वो उसको अपन कैसे बता सकते हैं। उसको बताने के लिए हमें ये चित्र बनाना पड़ेगा। ये चित्र बनाएंगे। तो इस चित्र में देखिए आप क्या करेंगे, मैं एक नए पेज पे बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप 3 अक्ष बनाओगे, एक्स, ये तो हो जाएगा एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। यानी एक तरंग तो आप इस तरीके से बनाएंगे और एक जस्ट इसके नीचे आप इस तरीके से बनाएंगे। यानी अगर ऊपर ई वेक्टर है तो नीचे बी वेक्टर आएगा,
और अगर ऊपर बी वेक्टर है तो नीचे ई वेक्टर आएगा। इस तरीके से यानी ये तरंगे संचरित होती है। तो इसके लेकिन इनके जो क्षेत्र घटक होते हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। तो अब इस चित्र को मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ कैसा बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड, यानी आपको जेड अक्ष के अनुदिश बोला है तो आपको जेड अक्ष इधर लिखना होगा और ये जो घटक दे रखे हैं ई वेक्टर बी वेक्टर और ये आपको परस्पर लंबवत बनाना है। यानी ई वेक्टर को अगर आपने गहरी लाइन से प्रदर्शित किया है तो बी को आपको डॉट डॉट से प्रदर्शित करना है। ऐसा आपको चित्र बना के आना है। ये है ई वेक्टर और बी वेक्टर यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग का चित्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनकी आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इनमें इनके एक एक उपयोग भी लिखिए। जैसे माइक्रो तरंग दे रखी है, रेडियो तरंग दे रखी है, एक्स किरण दे रखी है, गामा किरण दे रखी है। अरे तो चिंता की क्या बात है, मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी ना, रामी लुक्सी के आधार पर आप देख सकते हो। आपको आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखना है, आवर्ती का बढ़ता क्रम। तो आवर्ती का बढ़ता क्रम इसका मतलब है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो सबसे बाद में आएगा, सबसे